अस्सलाम वालेकुम। आप देख और सुन रहे हैं प्रोग्राम द रिम्स इनसाइडर और मैं हूं ख्वाजा मुदीर रहमान। सामीना नाजरीन, जैसा कि हमें पता है कि मीडिया रैपिडली इवॉल्व कर रहा है इन टुडेज डिजिटल मीडिया लैंडस्केप, और इस सब लैंडस्केप के अंदर एक नई चीज़ है जिसको हम अक्सर औकात एज अ मेयर थिंग देखते हैं। डैट इज़ गेम्स। गेम्स हम बच्चे देखते हैं, बच्चे खेलते हैं, बट एक्चुअल रियलिटी है कि ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसके अंदर से आपकी टेक्नोलॉजी भी इन्फ्लुएंस हो रही है, आपकी आइडिया से वो गेम बनती किस तरह से है, स्टूडेंट्स उस पर काम किस तरह से करते हैं। इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सर मिर्ज़ा ज़ेब हसन, जो कि लेक्चरार है रिफ़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया साइंसेज के अंदर। इसके साथ साथ वो ऑथराइज्ड अनरियल इंस्ट्रक्टर हैं और पीएचडी स्कॉलर हैं ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन के अंदर। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सर, मैं आपसे पहले ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि ये जो गेमिंग इंडस्ट्री है, जिसको हम ये समझते हैं कि सिर्फ बच्चे बैठे हुए वक्त ज़ाया कर रहे हैं, लेकिन ये एक वर्ल्ड वाइड एक इंडस्ट्री बन गई है, तो ये इतनी रैपिड ग्रोथ क्यों हो रही है इसकी वर्ल्ड वाइड? अच्छा, आपने बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जो गेम इंडस्ट्री है, जी। अ, इसकी जो रैपिड ग्रोथ है, इसका सबसे जो ज़्यादा ताल्लुक है वो इस चीज़ से है कि टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा ग्रो कर रही है। क्योंकि ये ऐसा मीडियम है जो कि टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। ठीक है। तो जो टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ है, जैसे उसमें एक जो ग्रोथ है वो है 5G नेटवर्क की। जी। सही है। आपकी बैंडविड्थ अच्छी हो गई है। सही है। हम्म। इसी तरह आपकी जो हैंडल डिवाइसेस हैं, जो आपके फ़ोन्स हैं, उनका जो हार्डवेयर है वो इतना केपेबल हो गया है कि वो अच्छी गेम्स रन कर सकता है। कंप्यूटेशन पावर बढ़ चुकी कंपटीशन है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सबसे जो मेजर इसके अंदर कंट्रीब्यूट करने वाली जो रीज़न है वो है टेक्निकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक्सेसिबल हो गया है। आम आवाम जो है वो एक अच्छा फ़ोन ख़रीद के अपनी मनपसंद गेम जो है वो खेल सकती है। सही। सही। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंडस्ट्री की ग्रोथ का। सही। इसके बाद दूसरा एक फैक्टर जो है वो है यूज़र जनरेटेड कंटेंट का। अब यूज़र जनरेटेड कंटेंट से मेरी क्या मुराद है, जैसे आपने रोब्लॉक्स का नाम सुना बिल्कुल सुना था। होगा, माइनक्राफ्ट का नाम सुना सुना हुआ है। होगा, फोर्टनाइट। ठीक है। अब ये इस तरह की गेम्स हैं जिन जो आपको सिर्फ खेलने का मौका फराहम नहीं करती, हम्म। बल्कि वो आपको ये मौका भी फराहम करती हैं कि आप उन गेम्स के अंदर रहते हुए अपना कंटेंट बनाएं। जी। ठीक है। अपने मैप्स बनाएं, अपनी गेम मोड्स बनाएं। इनको हम सैंडबॉक्स गेम्स भी कहते हैं। तो इस सब की वजह से हुआ ये कि लोगों ने अपनी डिफरेंट लेवल्स बनाना शुरू कर दिए, अपनी डिफरेंट गेम्स बनाना शुरू कर दिए और उन गेम्स के अंदर उनको पब्लिश करना शुरू कर दिया। अभी भी अगर आप फोर्टनाइट ज्वाइन करें तो आपको यूज़र जनरेटेड जो सेशंस मिल जाएंगे ऐसे काफ़ी। रोब्लॉक्स ज्वाइन करेंगे तो इसने भी मार्केट को, जब लोगों को ये पावर दे दी कि वो भी कंटेंट बनाने शुरू कर दें, वो सिर्फ जी। कंज्यूमर्स ना रहें बल्कि प्रोड्यूसर्स भी बन जाएं जी। कंटेंट के। तो इसने भी इंडस्ट्री को एक रैपिड ग्रोथ दी। तो सही। पहली चीज़ थी एक्सेसिबिलिटी और हम्म। दूसरी चीज़ थी जो यूज़र जनरेटेड कंटेंट है। फिर उसके बाद अभी जो तीसरा फैक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है जनरेटिव एआई। सही। अब क्योंकि गेम्स के अंदर जनरेटिव एआई काफ़ी टाइम से यूज़ हो रहा है अभी, पब्लिक में तो एक्सेसिबल अभी, जैसे चैट जीपीटी के लॉन्च के बाद से लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि जनरेटिव एआई क्या है। लेकिन वीडियो गेम्स में बहुत पहले से प्रोसीजरल कंटेंट जनरेशन की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है। जी। उसमें हम क्या करते हैं, एल्गोरिदम बनाते हैं। उस एल्गोरिदम की बेसिस पे ऑटोमेटिकली हमारे जो वर्ल्ड्स हैं वो क्रिएट हो रही होती हैं। ठीक है। सही। तो ये कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से जो इंडस्ट्री है वो अब बूम पे आ रही है। और अगर मैं आपको कंपैरिजन के तौर पे बताना चाहूँ जी। जी। तो म्यूज़िक इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री को अगर आप कंबाइन करें तब ही गेम इंडस्ट्री का जो टोटल रेवेन्यू है वो इन दोनों से एक्सीड करता है। सही। डैट्स मतलब आई कैन एक्सपेक्ट कि डैट इज़ विल बी अ वेरी ह्यूज नंबर। सर, अब अगली चीज़ ये है कि अब इस गेम डिज़ाइन और डेवलपमेंट के अंदर जो आम लोगों का सवाल आता है या एक कंसेप्शन है कि देयर इज़ नो करियर या देयर इज़ नो जॉब। सो इन दिस डोमेन की मेन करियर रोल्स क्या हैं गेम डिज़ाइन और डेवलपमेंट के अंदर? ठीक है। गेम डिज़ाइन बेसिकली, जैसे रिफा में हम रिम्स के अंदर जी। हमारा मेन फोकस है गेम डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन पे। सही। अब गेम डिज़ाइन के अंदर हमारी फील्ड्स जो आती हैं वो है, हम गेम आर्टिस्ट प्रोड्यूस करते हैं, गेम प्रोग्रामर्स भी प्रोड्यूस करते हैं, सही। गेम प्रोड्यूसर्स जो कि गेम्स को मैनेज करते हैं, एक प्रोजेक्ट को, एक गेम के प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कैसे करना है उस सब को जी। देख रहे होते हैं गेम प्रोड्यूसर्स। ठीक है। और फिर इसी तरह से टेक्निकल आर्टिस्ट एक बहुत ही मेजर रोल जो कि बहुत सी जो कंपनीज़ हैं, चाहे वो
मीडिया के अंदर हों या वो गेम इंडस्ट्री के अंदर काम करें, उनको टेक्निकल आर्टिस्ट चाहिए होते हैं। जी। तो टेक्निकल आर्टिस्ट का जो रोल है वो एक बहुत इन डिमांड रोल है आजकल। तो और दूसरा ये कि अभी जो सिनर्जी पैदा हो रही है गेम्स के और फिल्म्स के दरमियान, या जनरली हम बात करें तो मीडिया के दरमियान, जी। गेम की टेक्नोलॉजी मीडिया के अंदर यूज़ हो रही है। विजुअल प्रोडक्शन का नाम आपने बिल्कुल सुना होगा, ठीक है। अब बेसिकली विजुअल प्रोडक्शन में क्या हो रहा है कि हम गेम इंजन्स को इस्तेमाल करते हैं वर्ल्ड्स डिज़ाइन करने के लिए, जैसे अनरियल इंजन का इस्तेमाल इस पे हम करते हैं, बात करेंगे ठीक है। डिटेल में। और हम क्या करते हैं, हम जो हमने सीजीआई करनी होती है या जी। हमने जो अपना विजुअल बैकग्राउंड बनाना होता है, पहले हम वो क्रोमा के थ्रू पोस्ट प्रोसेसिंग के अंदर कर रहे होते थे, लेकिन अब क्योंकि इन दोनों की टेक्नोलॉजी आपस में मर्ज हो रही है, तो हम रियल टाइम के अंदर जो है ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ गेम इंडस्ट्री में जॉब्स नहीं बन रही, बल्कि मीडिया इंडस्ट्री में भी गेम से रेलेवेंट जिनके स्किल्स हैं जी। उनकी जॉब्स भी बन रही हैं। और वीएफएक्स का भी इसके साथ काफ़ी क्लोज लिंक है। विजुअल इफेक्ट्स जो हैं वो भी अब अनरियल इंजन के अंदर काफ़ी अच्छे बनना शुरू हो गए हैं। सही। तो मतलब एक ओवरव्यू के तौर पे हम गेम इंडस्ट्री में तो जा सकते हैं, साथ ही साथ इन स्किल्स के साथ आप एनिमेशन इंडस्ट्री और विजुअल प्रोडक्शन और विजुअल इफेक्ट्स इंडस्ट्री के अंदर भी आप स्टेप इन कर बिल्कुल सर, सकते हैं। आपने जिस तरह बात की कि अगर हम मीडिया पढ़ रहे हैं तो हम मीडिया रेलेवेंट है, लेकिन ये एक आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि हम अगर लाजमी नहीं है कि हम सिर्फ गेम तक कन्फाइंड रहे इस इंडस्ट्री, हम मीडिया इंडस्ट्री की तरफ भी आ सकते हैं। सो आई थिंक इसके अंदर एक मेन चीज़ जो है वो आर्ट्स और विजुअल का जो वो डिज़ाइन है या वो उसका वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? अच्छा, हम जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया जी। कि हमारी जो मेन डिग्री है वो है गेम डिज़ाइन के ऊपर। तो वी आर मोर फोकस्ड नॉट ऑन द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द गेम, बट मोर ऑन द कि डिज़ाइन कैसे करना है। क्योंकि अब देखें, क्योंकि हम मीडिया स्टडीज़ का इंस्टीट्यूट है, तो हमारी जो फ़िलॉसफी है गेम डिज़ाइन को देखने की, वो भी उसी थॉट से ड्रिवन है, सही। अब एक फ़िल्म या एक ड्रामा या इवन एक पिक्चर क्या होती है, वो एक एक्सपीरियंस होती है। जो यूज़र देखता है वो एक्सपीरियंस को देख रहा होता है, ठीक है। अब उसी जैसे हमने कोई शॉर्ट फिल्म देखी तो हमने एक बंदे की जर्नी देख ली, जी सही। बिल्कुल ऐसे ही है। शॉर्ट फिल्म या ड्रामाज में ऐसे ही होता है, हम एक जिस जर्नी देख रहे जिस होते तरह हैं। हम कहते हैं पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स। बिल्कुल। इसी तरह गेम्स इज़ जस्ट वन स्टेप अहेड, उसके साथ उसमें इंटरेक्टिविटी का एलिमेंट आ जाता है, सही। तो जब हम गेम की बात करते हैं तो मेनली हम क्या चीज़ बेच रहे हैं, हम बेसिकली एक्सपीरियंस बेच रहे हैं। क्योंकि मैं अगर कोई गेम खेल रहा हूँ तो बेसिकली मैं वो सारी चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ठीक है। तो डिज़ाइन का जो मेन ताल्लुक है वो उस एक्सपीरियंस को जनरेट करने से है कि हम जो एक्सपीरियंस सेल करना चाह रहे हैं, जो हम प्लेयर को गेम खेलते हुए चीज़ें फील करवाना चाह रहे हैं, कहाँ पे उसे टेंशन फील होनी चाहिए, कहाँ पे उसे रिलैक्स फील होना चाहिए, जी। कहाँ पे वो मतलब कंपेटिटिव फील करे, सही, कहाँ पे उसको एंग्जाइटी होनी चाहिए। तो हम इन सब चीज़ों को मैनेज करते हैं, ठीक है। सही। तो अब इस सब को मैनेज करने को हम लेवल डिज़ाइन कहते हैं। जी। फिर हमने वो पूरी वर्ल्ड बनानी होती है जिसको वर्ल्ड बिल्डिंग कहते हैं, सही। तो वो इन्वायरमेंट डिज़ाइन के अंदर आ जाता है। सही। फिर अब हमारा कैरेक्टर क्या क्या एक्शन या बाकी जो एग्जिस्टिंग, जो उस पर्टिकुलर दुनिया के अंदर बाकी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, उनके साथ हम क्या इंटरेक्शन कर सकते हैं, वो हमारे साथ क्या इंटरेक्शन कर सकते हैं, गेम मैकेनिक्स आ जाते हैं, ठीक। तो इन सब चीज़ों को कैसे डिज़ाइन करना है और इन सब चीज़ों को किस तरह से यूटिलाइज करके हमने एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बना के लोगों को एक प्रोडक्ट जी। के तौर पे देना है, तो ये बेसिकली गेम डिज़ाइन का इससे सारा ताल्लुक होता है। और सही। जो आर्ट्स की टेक्निक्स जितनी भी हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया हम मीडिया की फ़िलॉसफी को लेके चल रहे हैं, जी। तो आर्ट्स के वो जितने भी एस्पेक्ट्स हैं हम उनको इस एक्सपीरियंस को जो है सप्लीमेंट करने के लिए या कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हम उनका इस्तेमाल करते हुए एक्सपीरियंस को और ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं। सही। सर थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब सर एक अगली चीज़ ये है कि जैसे आपने अनरियल का, ये यूनिटी का नाम लिया, और ये एक ऐसी चीज़ जिसका शायद अक्सर जो आम स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं वो स्टार्टिंग में एक लोगो देखते हैं। सो मैं थोड़ा सा मज़ीद इस पे ये जानना चाहूँगा कि ये डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर, ये यूनिटी हो गया या अनरियल, ये इस डेवलपमेंट प्रोसेस में कहाँ पे मेनली आते हैं? अच्छा, गेम इंजन की जब हम बात करें तो जी। गेम इंजन बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर का सूट है कि जो हमें टूल्स प्रोवाइड करता है जिससे हम आसानी से गेम बना सकते हैं, ठीक है। एक सेट ऑफ टूल्स हमें मिल गए, उन टूल्स को हम अपने हिसाब से इस्तेमाल करेंगे और एक प्रोडक्ट बनाएंगे गेम का,
तो ये होते हैं इंजन जिनको हम गेम इंजन कहते हैं। ठीक है। ठीक है। फिर डिफरेंट तरह के इंजन हैं, जैसे कुछ इंजन्स की डिफरेंट स्पेशलिटीज़ हैं। जैसे अनरियल इंजन की स्पेशलिटी ये है कि वो आपको हाई फिडेलिटी रियलिस्टिक ग्राफिक्स जो आउट ऑफ द बॉक्स रियल टाइम दिखा रहा होता है। सही, वो बना ही इसी एस्पेक्ट से है। इसी तरह यूनिटी जो है वो आपको बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड और एफिशिएंट किस्म की गेम्स जो है वो बना के दे देता है। सही है। सही। तो इसलिए आप ये ट्रेंड देखेंगे कि जितने भी इंडी डेवलपर्स होते हैं वो इंक्लाइंड होते हैं टुवर्ड्स यूनिटी, क्योंकि उनका ज़्यादा फोकस होता है उस तरह की स्टाइलाइज्ड गेम्स के ऊपर और ऑप्टिमाइज गेम्स के ऊपर। ठीक है। क्योंकि मोबाइल गेम इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो वो यूनिटी के का उन लोगों ने होल्ड रखा हुआ है। सही। सही है। इसी तरह अनरियल इंजन जो है ट्रिपल ए गेम जिनको हम मतलब अ, दुनिया की जो बड़ी गेम टाइटल्स हैं, सही, वो गेम्स जो हैं वो अनरियल में बन रही होती है, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि उनको अच्छे ग्राफिक्स दिखाने हैं। ठीक है। तो मेन जो मेजर डिफरेंस है वो यूनिटी और अनरियल के अंदर यही है, यही सही। मेनली आता है। सही। सर, जिस तरह आपने स्टार्टिंग में भी बात की डिफरेंशिएशन मीडिया साइंसेस के अंदर जिस तरह हम इस चीज़ को लेके चल रहे हैं, तो अब मैं इस पे ये पूछना चाहूँगा कि फॉर द स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि रिम्स के अंदर स्टूडेंट्स इन चीज़ों के ऊपर किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट्स हैं, और कौन से स्किल्स वो बेसिकली डेवलप कर रहे हैं, और क्या उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं रेलेवेंट इसके हिसाब से। ठीक है। बेसिकली हमारा करिकुलम डेवलपमेंट जो जितना भी है उसको मैं खुद पर्सनली ओवरसी भी कर रहा हूँ, और वी मेक श्योर कि जो इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स हैं वही सब्जेक्ट्स हम जो हैं अपने जो करिकुला है उसके अंदर इंक्लूड करें। सही। तो बेसिकली हमारी जो जर्नी स्टार्ट होती है, लेट्स जस्ट क्योंकि हम भी एक जर्नी के बारे में ही बात कर रहे हैं, बिल्कुल तो ऐसी फॉर द उसको, फ्रेश स्टार्टर्स। हाँ, तो हम इसको एक जर्नी के तौर पे एक्सप्लेन जी। कर देता हूँ तो समझना आसान हो बिल्कुल जाएगा। ऐसी, थैंक यू। तो जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा जो दिया जाता है उसका इंट्रोडक्शन। ठीक है। जैसे सही। आपको गेम डिज़ाइन का इंट्रोडक्शन मिलेगा, गेम डिज़ाइन होता क्या है, कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, उसकी थ्योरीज क्या हैं। सही है? अब इतना थ्योरेटिकल डेप्थ में नहीं जाते हम सिर्फ हल्का सा उसको, आइसबर्ग। हाँ, सतही तौर पे उसको देखते हैं। ठीक है। ठीक है। फिर उसी उसी तरह से हम सॉफ्टवेयर्स की तरफ जब जाते हैं, हम 2D आर्ट के सॉफ्टवेयर्स को सतही तौर पे टच करते हैं, और फिर डिजिटल आर्ट को स्टडी करते हैं, फिर आर्ट एंड डिज़ाइन के जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको स्टडी करते हैं। तो हमारी पहले साल के अंदर बेस डेवलप होती है जिसमें हम आर्ट को अंडरस्टैंड करते हैं और हम ये समझ जाते हैं कि हमने किस तरह से 2D आर्ट को क्रिएट करना है। ठीक। सही। फिर उसके बाद दूसरे साल के अंदर हमारे पास 3D मॉडलिंग, स्कल्पटिंग, 3D स्कल्पटिंग, सही है, इस तरह के कोर्सेज या इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें जो स्टूडेंट है उसको स्किल डेवलप होना शुरू होता है 3D दुनिया के अंदर। सही कि सही। उसे 3D कंटेंट कैसे क्रिएट करना है। फिर उसके बाद साथ साथ वो कैरेक्टर डिज़ाइन, इन्वायरमेंट डिज़ाइन और इस तरह के जो क्रिटिकल सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी उनकी आहिस्ता आहिस्ता ग्रिप आना शुरू हो जाती है दूसरे साल के अंदर। सही। फिर हम तीसरे साल पे आते हैं, तो तीसरे साल में हम एडवांस चीज़ों की तरफ जाते हैं। तो दूसरे साल में हम यूनिटी के ऊपर चीज़ें करते हैं, क्योंकि हमारा फोकस होता है कि हम जो है वो ऑप्टिमाइज किस्म की छोटी प्रोडक्ट्स बेशक बना लें। ठीक है। जो तीसरा साल है, तीसरे साल पे फिर हम थोड़ा फास्ट पेस हो जाते हैं। हमें एडवांस्ड जो जो चीज़ें हैं, जैसे VR के जी। अंदर कैसे प्रोजेक्ट्स वगैरह डेवलप करने हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, फिर गेम एक पूरी एक जी। कैसे बनेगी से, फिर इस तरह से काफ़ी वो कंसेप्चुअल चीज़ें, जैसे गेम इकोनॉमी क्या होती है, उस गेम इकोनॉमी को कैसे मैनेज करते हैं, गेम से पैसे कैसे कमाने हैं। ठीक है। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरह एक गेम को प्रोडक्ट जब आप बना रहे हैं तो उसको मैनेज कैसे करना है, पूरा उसका जो पाइपलाइन है वो कैसे डिज़ाइन करनी है, जी। लेवल डिज़ाइन कैसे करना है। तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ये हम फिर तीसरे चौथे साल में हम कवर करने की कोशिश करते हैं, और चौथा साल मेनली हमारा फोकस्ड होता है इस चीज़ के ऊपर कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है वो क्या बन रहा है। तो वो उसी चीज़ को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमारा चौथा साल बिल्कुल होता ऐसे है। सर, फाइनली प्रोजेक्ट तो ये है कि जो आपने 4 सालों में सीखा ओवर दिस रिगरस प्रोसेस वो आप शोकेस कर रहे हैं। बिल्कुल। सो फॉर ओवर दिस टाइम पीरियड ये गेम, क्योंकि अब जाहिर सी बात है, इफ समबडी इज स्टडिंग बैचलर्स तो ही इज़ अ बिगिनर, तो थ्रू आउट दिस जर्नी जो ये बिगिनर्स हैं वो अपना एक गेम डिज़ाइन का पोर्टफोलियो कैसे डेवलप कर रहे होते हैं साथ से, या कैसे कर सकते हैं। बेसिकली जैसे मैंने बताया कि हमारा फोकस इस चीज़ के ऊपर है कि हम इस तरह से काम करवाएं स्टूडेंट्स से, या ऐसे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करें जो कि इंडस्ट्री से रेलेवेंट है। ठीक। बिल्कुल ठीक तो है। और इंडस्ट्री से रेलेवेंट एक और चीज़ है कि इंडस्ट्री में आपका पोर्टफोलियो देखा जाता है। सही है। बिल्कुल ऐसे ही जो पहली चीज़ आपसे मांगेंगे वो आपको पोर्टफोलियो मांगेंगे। सही। कि आपने किया तो क्या है। शुरू से वी फोकस ऑन दिस कि हम असाइनमेंट्स इस तरह से देते हैं,
हम प्रोजेक्ट्स इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि स्टूडेंट साथ साथ अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करे और साथ साथ उसका पोर्टफोलियो डेवलप होता जाए। सही। ठीक है, तो इसी फिलॉसफी के तहत लेकिन आपको पता है, को पता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट्स में उस तरह से सीरियस नहीं लेते, और फिर लेकिन बाद में इन द लॉन्ग रन जब वो क्योंकि मेरा उन स्टूडेंट्स के साथ कांटेक्ट रहता है जो इंटरेक्शन, कि डेली इंटरेक्शन। हाँ इंटरेक्शन रहता है, जो कि पास आउट हो चुके हैं, जी। तो फिर वो बताते हैं कि हाँ हमने ये इस तरह से जो इन सब्जेक्ट्स में चीज़ें की थी वो इस तरह से हमने शो रील में ऐड की और ये हमारे काम आई। तो सही है। हमारा बेसिकली जो डिज़ाइन है पूरा करिकुलम का वो इसी तरह से बना हुआ है कि इंडस्ट्री से रेलेवेंट करने की हम पूरी की पूरी कोशिश करते हैं। एंड देन ऑब्वियसली एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट कि वो खुद कितनी मेहनत करता है जी। और किस मकाम पर पहुंचता है। सर थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन। जिस तरह से हमने आज समझा कि ये गेम डिज़ाइन के प्रोसेस रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया साइंसेज में किस तरह से हो रहा है। सो फॉर द स्टूडेंट्स जो रिम्स में पढ़ना चाह रहे हैं वो क्या प्रोसेस फॉलो करें अप्लाई करने के लिए? बेसिकली दो तरीके हैं। एक तो वो वेबसाइट पे हमारे जा सकते हैं admissions.rifa.edu.pk। सही है। सही, वहाँ पे आप प्रोग्राम्स में सर्च करेंगे BS गेम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में, तो आपको BS गेम्स का जो प्रोग्राम है वो मिल जाएगा एंड उसमें फॉर एनी सारी क्यूरीज, अगर उन्होंने कोई क्वेरी हो हाँ आपसे बात करनी है तो वो कैसे आपसे रब्ता करें? वेबसाइट पे आपको वो सारी डिटेल मिल जाएगी, फ़ी कितनी है और क्राइटेरिया क्या है उसका। सही। और इसके अलावा अगर आपकी फर्दर कोई क्यूरी हो तो आप उसको इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं 0304 4186 120, सही। और आपकी सारी क्यूरीज इंशाल्लाह एड्रेस की जाएंगी। सही। थैंक यू वेरी मच सर। सामीन नाज़रीन, जिस तरह से हमने आज बात की गेम्स, उसके आइडिया से लेकर उसके सारी जर्नी की वो बनती किस तरह है, आज हमने इस बारे में बात की सर मिर्ज़ा ज़ेब हसन के साथ, जो कि लेक्चरार हैं रिफ़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया साइंसेज़ के अंदर, ऑथराइज्ड अनरियल इंस्ट्रक्टर हैं और PhD स्कॉलर हैं ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन के अंदर। और इनसे आज बहुत कुछ नया सीखने को मिला, क्योंकि एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हमें गेम्स का देखने को मिला। ख्वाजा मोती रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।